देखो, अगर मैं मेटल्स की रिएक्टिविटी की लास्ट क्लास में मैंने बात की थी, मैंने बताया था रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जब कुछ ना कहे तो एक्वस कंडीशन मानते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसओपी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। यानी अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे जाता हो तो एसआरपी बढ़ती है, तो एसआरपी अगर बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर ऊपर वाली मेटल क्या होगी, ज़्यादा रिएक्टिव, नीचे नीचे वाली मेटल क्या होगी, लेस रिएक्टिव। ये बात क्लियर है? ठीक। मैं अगर आपसे कहूँ कि कॉपर की रिएक्शन ZnSO4 एक्वस से करवाएं तो क्या बनेगा? भाई आपका जवाब बड़ा सिंपल होगा, है ना, वो तो सभी को पता है, CuSO4 एक्वस बनेगा और Zn सॉलिड बनेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? अरे हूँ हाँ करो। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसा पूछा होता कि जिंक की रिएक्शन अगर CuSO4 से कराए तो यहाँ ZnSO4 बनेगा और Cu मेटल रिलीज हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। बोलो यही होगा? ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये रिएक्शन भी अगर पॉसिबल है और ये भी रिएक्शन पॉसिबल है तो रिएक्शन तो रिवर्सिबल हो गई। मतलब है ना, जिंक कॉपर क्या करेगा, यहाँ पर Zn प्लस को मारेगा, इधर से Zn आकर के कॉपर प्लस को मारेगा, ढल गया दिन टुक, हो गई शाम टुक। ऐसे बैडमिंटन थोड़ी खेलते रहेंगे यार, टीटी थोड़ी खेल रहे हैं, टेबल टेनिस थोड़ी खेल रहे हैं, इधर कैच कैच थोड़ी चलता रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे तो हो नहीं सकता। तो अब जरा यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कंसेप्ट पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक ऊपर वाली मेटल है, लेके बांसुरी काना मजे से आला मंजन कर फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। फिर हाइड्रोजन आता है, फिर क्या आता है हमारे पास में, छापा UGGTU के साथ। यानी हमारे पास में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, SRP क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो रिएक्टिविटी मेटल की क्या होगी, ये क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी जिंक ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। तो जिंक जो है ये ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से Cu+2 को हटा देगी और उसकी जगह खुद आ जाएगी, ठीक है, और रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। Zn 0 से +2 में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। कॉपर का Cu+2 से Cu में क्या हुआ है, रिडक्शन। तो यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये रिएक्शन हो पाएगी, ये रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर में इतना दम नहीं है, कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक के कंपैरिजन में बहुत कम है। इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के कंसेप्ट से भी समझ सकते हैं, एसआरपी के कंसेप्ट से भी समझ सकते हैं। ऊपर से नीचे जाते हैं तो एसआरपी किसकी ज्यादा होती है, अरे भाई कॉपर की ज्यादा है ना एसआरपी। और एसओपी की बात करूं तो एसओपी किसकी, अंदर जाना, वो अंदर जाने बोल रहा है तो उठ क्यों रहा है, शांति से अंदर चले जाता तो वो भी बैठ जाता ना। ठीक है, मिल बांट के काम करना चाहिए, तुम लोग को डिस्टर्ब करते हैं छोटी सी चीजों में। समझो बात को, यहां पर बात हो रही है ऊपर से नीचे आते हैं तो एसआरपी बढ़ती है, नीचे से ऊपर जाओगे बल्लो, नीचे से ऊपर जाओगे तो एसओपी बढ़ती है। ठीक है, तो नीचे से ऊपर जाते हैं, एसओपी अगर बढ़ता है तो एसओपी का मतलब होता है सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है, यानी सेल्फ को ऑक्सीडाइज करने की पावर किसकी सबसे अच्छी है, जिंक। तो दूसरे को रिड्यूस करने की पावर किसकी अच्छी है, जिंक की अच्छी है। तो जिंक खुद को ऑक्सीडाइज कर पाया और Zn+2 में बदल पाया। सिमिलरली Cu+2 को इसने रिड्यूस कर दिया Cu में, यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन होगी। लेकिन वहीं अगर हम लोग कॉपर और जिंक की बात करते हैं तो जिंक चाहता है, जिंक की एसओपी ज्यादा है, जिंक सेल्फ को ऑक्सीडाइज करना चाहता है। तो जिंक ऑलरेडी यहाँ +2 है, जिंक +2 से प्लस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +4 जा सकता है क्या, नहीं। जिंक का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। तो यहाँ Zn+2 का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, सेल्फ को Zn+2 ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा है, इसलिए यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हुई, इसलिए रिएक्शन नहीं हुई। मैं तो कहता हूं कि ये सारी बातें भूल जाना, आप तो बस एक ही चीज याद रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऊपर वाली नीचे वाली को हटा देती है और उसकी जगह खुद आ जाती है। मैं यहाँ मेटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नीचे वाली मेटल ऐसा नहीं कर सकती। नीचे वाली कौन है, कॉपर। कॉपर कभी भी जिंक को नहीं हटा सकती। बोलो बात क्लियर है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, यानी कि हमारे पास फ्लैश पॉइंट ये रहा, ये पहले सारी बातें लिखेंगे फिर लिखेंगे फ्लैश पॉइंट। अब देखो ये रिएक्शन होगा कि नहीं जरा देखना, Ag सॉलिड की रिएक्शन
मैं CuSO4 एक्वस से करा रहा हूँ और फिर Cu सॉलिड की रिएक्शन मैं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से कराऊं, तो कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी नहीं होगी ये आपको बताना है। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे याद करो, हाइड्रोजन है और यहाँ पर कौन है बेटा, छापा, किसके साथ, U G G T U के साथ। तो देखो कॉपर ठहरी ऊपर वाली, सिल्वर ठहरी नीचे वाली, तो नीचे वाली ऊपर वाली को नहीं हटा पाएगी, तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा। आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डेल्टा जी इज पॉजिटिव। डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, तो नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब नो रिएक्शन। नो रिएक्शन कौन सी होगी, फर्स्ट वाली। विच ऑफ द फॉलोइंग नो रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल, फर्स्ट ऑप्शन। ऐसा समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये रेडॉक्स के रिएक्शन है क्वेश्चन। कॉपर सॉलिड की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से करे तो ऊपर वाली और ये ठहरी नीचे वाली, ऊपर वाली नीचे वाली को हटा देगी और उसकी जगह खुद आ जाएगी, तो बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन। और यहां पर क्या बन जाएगा, सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसका फायदा ना हम लोग इंडस्ट्री में करते हैं। किसमें बेटा, इंडस्ट्री, मेटलर्जी में। आप देखो कॉपर इन्वेस्ट करके सिल्वर निकाल रहे हो, सिल्वर का एक्सट्रैक्शन हो गया, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में आपने कॉपर मिलाया तो कॉपर ने डिस्प्लेस कर दिया, आपने इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से सुना होगा, ठीक है। तो सिल्वर डिपॉजिट हो गया, चांदी वैसे भी महंगा हो रहा है नहीं, सोना भी कल तो सस्ता हो गया वैसे। चलो क्लियर है यहां तक, बातें ना करें। देखो अब हम लोग एप्लीकेशन नंबर 2 में आ रहे हैं, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी हम लोगों ने देखा था, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। भाई नॉन मेटल खुद को क्या करते हैं बताओ, नॉन मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, खुद को करते हैं रिड्यूस, इलेक्ट्रॉन लेना यानी रिडक्शन, खुद को करेंगे रिड्यूस तो दूसरे को करेंगे ऑक्सीडाइज। तो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इक्वल्स टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर, और ऑक्सीडाइजिंग नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, SRP, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, SOP। तो ये नॉन मेटल का केस होता है, ये हमने ऑलरेडी देख रखा था जहां हम लोग हेलोजन की बात कर रहे थे। जरा बात को समझना, हमारे पास नॉन मेटल्स कौन होते हैं, हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन का छापा, और उसमें कौन होता है नॉन मेटल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ऊपर से नीचे आते हैं तो SRP क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। SRP बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी कम नहीं ऑफ नॉन मेटल ये क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। क्लियर हो रही बात, अरे हूँ हाँ करो, ठीक है। और यहाँ पर SOP निकालने का तरीका क्या था, हाफ डेल्टा H बॉन्ड डिसोशिएट एनर्जी है ना, माइनस डेल्टा H EG है ना, माइनस डेल्टा H हाइड्रेशन एनर्जी, यही था। अरे हूँ हाँ करो ना। और ये एक्सो वाला पार्ट एंडो से क्या था, ज्यादा था, फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। अरे क्लियर है ना। अच्छा, बहुत ऑक्सीडाइजिंग नेचर हाई होने के लिए या ज्यादा रिएक्टिव होने के लिए बॉन्ड डिसोशिएट एनर्जी का लो होना जरूरी है, EA और हाइड्रेशन एनर्जी का हाई होना जरूरी है। इस बेसिस पे रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन का हमने ऑर्डर देखा था। क्या ऑर्डर था बताओ, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन था बताओ, आयोडीन से ज्यादा कौन था, ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज्यादा कौन था, क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा कौन था, फ्लोरीन, ठीक है। हालांकि यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट किया था करके फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव हुआ था, लेकिन आप याद करना फ्लोरीन, फिर कई जगह में आयोडीनेशन ज्यादा रिएक्टिव होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने जगह जगह कंसेप्ट देखे थे, RX बॉन्ड फिजन की वजह से है ना, लिविंग टेंडेंसी की वजह से, बहुत सारी बातें हमने देखा था, CP1 CP2 बहुत सारी बातें हमने किया था। तो एक तो हेलोजन के लिए आपको खुद को अपनी तैयारी रखनी है, एक डेडिकेटेड पेज बनाना है जिसमें अबाउट हेलोजन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको लिखते जाना है। सबसे पहले शुरुआत होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जहां पर IP, EA, साइज ये सब का ऑर्डर लिखते गए, फटाफट लिखते गए उससे रिलेटेड कंसेप्ट। उसके बाद फिर हाइड्रेशन एनर्जी लिखते गए कंसेप्ट, रिएक्टिविटी वाला कंसेप्ट वहां अबाउट हेलोजन का था वो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉर वुड्स रिएक्शन, फॉर दिस रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, मतलब हेलोजन से रिलेटेड जितने भी ऑर्डर हैं आपको एक पेज में जमा करना है। उस पेज में आपको ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए, वो आपका हेलोजन के लिए शॉर्ट नोट्स होगा। हेलोजन फैमिली हमेशा से
किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहा है, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, वहां से क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर है? वो शॉर्ट नोट्स आपको अपने लिए खुद प्रिपेयर करना है। ये मैंने इनऑर्गेनिक में जब वाला पढ़ा रहा था उस दिन बोला था, मैं बोला ऑर्गेनिक जब हो जाएगा तो आप बनाना, और अब तक आप लोग को वो खत्म मैंने कर दिया, तो अब आप बनाना शुरू कर सकते हो। क्लियर है? जैसे जैसे रिवीजन करेंगे वैसे वैसे आपको बनाना है हैलोजन से रिलेटेड बातें। खैर टॉपिक पे आ जाते हैं। ये बातें पूरी क्लियर हो गई? यहाँ कोई ऐसी बात जो मैंने पहली बार आपको पढ़ाया हो? नहीं, सब पहले पढ़ा दिया है। मैक्सिमम एसआरपी किसका है? फ्लोरीन का। किसका है? फ्लोरीन का। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कौन होगा? फ्लोरीन होगा। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन होगा? फ्लोरीन होगा। अब जरा इसको समझो, अगर मैं कोई एक रिएक्शन, ये लिख लो पहले, करो। चलिए अब देखो, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल की अगर मैं बात करता हूं, बात को समझना, अगर मैं ब्रोमीन गैस की रिएक्शन, या ब्रोमीन लिक्विड ले लेता हूं, ब्रोमीन जो है लिक्विड नॉन मेटल है, इसकी रिएक्शन अगर मैं KCl के एक्वस सॉल्यूशन से कराऊं तो क्या बनेगा, आप मुझे बताओ। और वहीं अगर मैं क्लोरीन गैस की रिएक्शन KI सॉल्यूशन से कराऊं तो क्या बनेगा? देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बात करेंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं। SRP क्या होता है? बढ़ता है। SRP क्या होता है? बढ़ता है। तो गौर से समझेंगे आप, हेलोजन जो है SRP बढ़ रहा है, तो हेलोजन की टेंडेंसी क्या है? खुद को रिड्यूस करने की और दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की। तो अब बात को समझना, यहां पर अगर मैं लिखूं तो KCl बन जाएगा और I2 एलिमिनेट हो जाएगा। क्या बन जाएगा? I2 एलिमिनेट हो जाएगा। यहां पे भी बच्चा ये गलती कर सकता है, वो सोचता है कि यहां पर KBr बन जाएगा और Cl2 एलिमिनेट हो जाएगा। जरा समझते हैं। देखो, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? फ्लोरीन है ना? तो फ्लोरीन, और यहाँ ब्रोमीन और क्लोरीन की बात करते हैं। ब्रोमीन और क्लोरीन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? क्लोरीन है। तो क्लोरीन जो है, आयोडीन और क्लोरीन में, क्लोरीन जो है आयोडीन को रिप्लेस करेगा, उसकी जगह खुद आ जाएगा, है ना? क्लोरीन नीचे वाली ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्लोरीन ऊपर वाली नॉन मेटल को हटाएगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा और आयोडीन को एलिमिनेट कर देगा। ये जो Cl है, इसने I- को हटाया और उसकी जगह खुद आ गया KCl, यहाँ Cl- बन गया और आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया। लेकिन वहीं आप देखेंगे Br2 ठहरी ऊपर वाली और क्लोरीन जस्ट इसके नीचे। ऊपर वाली नॉन मेटल नीचे वाली नॉन मेटल को नहीं हटा सकती, यानी कि यहाँ पर नो रिएक्शन। बात को समझे कैसे? रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल होने का ही खेल है भाई। क्लोरीन का और आयोडीन में क्लोरीन की SRP ज्यादा है, तो क्लोरीन सेल्फ को क्या करेगा? रिड्यूस। सेल्फ को करेगा रिड्यूस तो दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज। तो क्लोरीन सेल्फ को रिड्यूस करेगा, तो क्लोरीन सेल्फ को रिड्यूस 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से -1, यहां रिडक्शन पॉसिबल हुआ। दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज, -1 से 0, क्या यहां ऑक्सीडेशन पॉसिबल हुआ? अरे बोलो। तो इसका मतलब यहां रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो Br और Cl- में हमारे पास में नीचे से ऊपर चढ़ो, SOP ज्यादा है। किसकी SOP ज्यादा है? ब्रोमीन की। तो ब्रोमीन की टेंडेंसी क्या होगी? सेल्फ को ऑक्सीडाइज करने की। तो ऑक्सीडाइज करना यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई Br न्यूट्रल है, Br इलेक्ट्रॉन दे करके Br+ में बदल सकता है क्या? अरे बदल सकता है क्या? अरे Br कभी Br+ में बदलेगा क्या? नॉन मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है। तो यहां पर Br का Br+ में ऑक्सीडेशन ही नहीं हो सकता, तो सेल्फ को जब ऑक्सीडाइज ही नहीं कर पा रहा है तो दूसरे को रिड्यूस भी नहीं कर पाएगा, यानी कि यहां पर रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। और जहां रेडॉक्स नहीं होगी वहां रिएक्शन भी नहीं होगा। सिंपल फंडा, मॉरल ऑफ द स्टोरी और फ्लैश पॉइंट निकल के ये सामने आया, मेटल का जस्ट ऑपोजिट होगा, है ना? यहां फ्लैश पॉइंट हम लोग लिखेंगे, नीचे वाली नॉन मेटल ऊपर वाली नॉन मेटल को हटा देती है और उसकी जगह खुद आ जाती है। लिखा जाए इसे। क्लियर है? ठीक है, चलिए एप्लीकेशन नंबर 3 हम लोग देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। नेगेटिव SRP मेटल रिएक्ट विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस।
नेगेटिव एसआरपी मेटल्स जो होते हैं, देखो नेगेटिव एसआरपी मेटल कौन थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सभी को याद हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ, लेके बांसुरी काना मजे से आला मंजन, मंजन करने के लिए क्या चाहिए, गुड़ाखू नहीं पानी, ठीक है। हाँ, तो मंजन कर फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। यहां तक के जो मेटल्स है, हाइड्रोजन की एसआरपी 0 है, उसके नीचे वाले पॉजिटिव एसआरपी, ऊपर वाले हाइड्रोजन के ऊपर वाले कौन से, नेगेटिव एसआरपी मेटल है। तो नेगेटिव एसआरपी मेटल्स एसिड के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट करके ना हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। जरा ध्यान देना, ये कोई नेगेटिव एसआरपी मेटल है, इसकी रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड का H+ एक्वस मतलब वाटर है, ठीक है। या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ H3O+ भी लिख सकता हूँ, है ना, या हम लोग इसको डाइल्यूट H2SO4 भी लिख सकते हैं। ये सारी बातें आपको मालूम है, ऑर्गेनिक से जान रहे हो आप, ठीक है। या इसे एसिडिक हाइड्रेशन बोल दो, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो, है ना, H+ एंड H2O, ठीक है। इन सभी बातों का मतलब एक ही है, ये हमने ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख रखा था ना भाई, ठीक है। ये सब कुछ रिप्रेजेंट करता है एसिड का एक्वस सॉल्यूशन। इनकी रिएक्शन अगर नेगेटिव एसआरपी मेटल से कराओ तो मेटल तो किस में बदल जाता है, अपने कैटायन यानी कि सॉल्ट में बदल जाता है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो हमको अगर पता करना है कि कोई भी नेगेटिव एसआरपी एलिमेंट है कि पॉजिटिव एसआरपी एलिमेंट है, उसकी रिएक्शन एसिड के एक्वस सॉल्यूशन से करवा दो। एसिड के एक्वस सॉल्यूशन से कराते ही अगर हाइड्रोजन गैस निकल गया तो मतलब वो नेगेटिव एसआरपी मेटल है, अगर हाइड्रोजन गैस नहीं निकला मतलब वो पॉजिटिव एसआरपी मेटल है। क्या मेरी बात समझ में आई? अच्छा, पॉजिटिव एसआरपी अगर आ रहा है तो वो नॉन मेटल और मेटल दोनों हो सकता है, लेकिन अगर नेगेटिव एसआरपी आ रहा है तो वो डेफिनेटली क्या होगा, मेटल होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो एप्लीकेशन नंबर 4, ऑक्साइड्स ऑफ हापा मेटल्स। कौन बेटा? हापा। देखो हमारे पास क्या था, छापा था, UgGtu के साथ। मैं इनके ऑक्साइड की बात कर रहा हूं, मैं छापा में से कॉपर को छोड़ दो, इनके जो ऑक्साइड्स हैं दे आर हाईली अनस्टेबल। जर्रा सा हीट दे दो, ऑक्सीजन कहती है नारे बाबा ना, और मैं चली बन के हवा बन के निकल जाती है। गौर से देखना, ये जैसे हापा मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है, इनको जरा सा हीट दे दो तो ऑक्सीजन कहती है नारे बाबा ना, और मैं चली एयर बन करके निकल जाती है, और मेटल बेचारा यहाँ चन्ना मेरे यहाँ गा रहा होता है। बोलो बात समझ में आ रहा है? देखो ऑक्सीजन तो मतलब यहाँ बेचारे सब लोग ना मेटल को देख रहे हैं, मेटल बेचारा उदास है, सब लोग को लगता है कि ये मेटल की गलती है जो ऑक्सीजन को संभाल नहीं पाया, लेकिन हमेशा गलती ना ऑक्सीजन की रही है। एक और एग्जांपल समझाओ, ठीक है, मेटल की ये ऑक्सीजन है, मेटल की क्या है, ऑक्सीजन है, ये है कार्बन कमीना। कौन है बेटा? कार्बन कमीना। मैं इसे कमीना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये दूसरे की ऑक्सीजन को लेकर के फरार हो जाता है। मेटल फिर यहाँ चन्ना मेरे यहाँ गा रहा होता है। बोलो बात क्लियर है? अरे हूँ हाँ करो, ठीक है। मैं कार्बन को कमीना सिर्फ एक बार के लिए नहीं बोल रहा हूँ, डबल कमीना है। कैसे? ये दूसरी मेटल ऑक्साइड है, एक ऑक्सीजन को तो फंसा के रखा ही है अपने साथ में, कार्बन मोनोऑक्साइड बन के। ये दूसरी मेटल, इधर ध्यान देना बेटा जया, इधर देखो, ये दूसरी बार दूसरी ऑक्सीजन एक रखा है, दूसरी ऑक्सीजन लेके भी फरार है। वाओ सो लकी ना हितेश। और यहाँ मेटल फिर से चन्ना मेरे यहाँ गा रहा होता है। बोलो मेरी बात समझ में आई? लेकिन आप फिर भी देखोगे तो कार्बन को भले आपने कमीना बोल दिया, इस समाज ने कार्बन को बुरी नजरों से देखा, बोला कार्बन की गलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी कार्बन के बहकावे में ऑक्सीजन निकल जाए तो गलती तो ऑक्सीजन की भी है ना यार, है? गलती तो ऑक्सीजन की भी है। यहाँ तो कार्बन था, इस वजह से ऑक्सीजन निकल गई। अरे भैया इधर तो हापा मेटल्स थे बेचारे, यहाँ तो कार्बन, गलती तो यहाँ कार्बन आया ही नहीं, बस हीट दे दिया, जरा सा सिचुएशन गर्मा गर्म वाला हुआ, क्या ऑक्सीजन पहले ही चली गई बन के हवा। बोलो बात समझ में आया? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हापा मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर हाईली अनस्टेबल, यानी कि ऐसे ये लोग क्या करेंगे बेटा, जरा सा हीट दे दो, ऑक्सीजन क्या कहती है, नारे बाबा ना। आई एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो क्लियर हो गया ना कल? ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन का यूज देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ZnCO3 ले लेता हूँ, जिंक कार्बोनेट है, ठीक है, या इसके अलावा मैं
Ag2CO3 ले लेता हूँ, इनको हीट देते हैं तो देखो ZnCO3 को हीट देंगे तो किसी भी मेटल कार्बोनेट को हीट देते तो बनता है मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। यहाँ पर अगर हीट दोगे तो बनेगा सिल्वर ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। लोग सोचते हैं कि रिएक्शन यहाँ रुक गई, लेकिन हीट अपना काम करेगा। हापा मेटल का ऑक्साइड है, हाईली अनस्टेबल है, जरा सा हीट दे दो, ऑक्सीजन कहती है नारे बाबा ना, और हाफ O2 बन करके रिलीज हो जाती है। इसका मतलब अगर सिल्वर कार्बोनेट को अगर मैं हीट देता हूं तो नेट रिएक्शन के तौर पर मुझे मिलेगा सिल्वर, मुझे मिलेगा ऑक्सीजन, और साथ ही साथ मुझे क्या मिलेगा CO2। क्लियर है? ये ध्यान रहे, ये इनऑर्गेनिक का पार्ट था जो मैंने आपको यहीं बता दिया, हीटिंग इफेक्ट। ए तुम लोग प्रॉमिस करो शादी आदि में मेरे को बुलाओगे तुम लोग, जब भी करोगे। सर के ऊपर रखो हाथ, बोलो सर मैं कसम खाता खाती हूँ हमारी जब भी शादी होगी आपको बुलवाएंगे। ठीक है? लड़कों मेरे लिए व्यवस्था अलग रखनी है तुम्हें, ठीक है? हाँ, डन रहा ना? अरे यार इतने बड़े बड़े डॉक्टर लोग रहोगे फिर मैं इधर फ्लेक्स करूंगा ना यार, देखिए ये फलाना डॉक्टर तन्मय की शादी में गया था मैं, डॉक्टर इसकी शादी में गया, मैं माहौल बनाऊंगा ना मैं फिर, और क्या नहीं। फिर उसके बाद एक कसम और दूंगा उस दिन शादी वाले दिन, तुम कसम खाओ तुम्हारे बच्चे फ्लैश एकेडमी में पढ़ेंगे। दिस इज बिजनेस, ठीक है? क्लियर है ना? नहीं, इंजीनियर लोग अगर IIT पहुंच गए तो उन लोग नहीं भी बुलाएंगे तो मैं खुद पहुंच जाऊंगा उनकी शादी में, तो बुलाने की जरूरत नहीं है। तुम IIT तक पहुंचो तो जरूर, लेकिन अभी तो मेंस देख करके मुझे डर सा लग रहा है तुम लोग को लेके, ठीक है? चलो क्लियर है? चलिए यहाँ तक क्लियर? अरे तन मैं बात नहीं कर। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की तरफ हम लोग बढ़ने जा रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर। डेफिनेटली बच्चा यहाँ पर 100% गलती करता है। जानकी माते सो मत बेटा, इधर ध्यान दे, ठीक है? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर, क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछता है। कहां कहां पूछेगा इसका क्वेश्चन, मैं पूरा एक साथ आपको करवाने वाला हूं। ये पूछेगा पहले तो इनऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में कहां पे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, और कहां पे पी ब्लॉक, और कहां पे डी ब्लॉक, ये 3 जगह पूछा। चौथा सुन लो, रेडॉक्स रिएक्शन कहां पूछा, 5वां सुन लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहां पूछा। तो इसका मतलब यहां से क्वेश्चन अगर आता है तो एग्जामिनर, मतलब जो कई लोग जो मॉड्यूल मटेरियल जो चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं ना, उनके अकॉर्डिंग उन लोग इसी एक क्वेश्चन को इन 5 चैप्टरों में जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। मैं कहता हूं अलग अलग जगह पढ़ना ही क्यों और कंफ्यूजन क्यों बढ़ाना, एक जगह डेफिनेटली अच्छे से करते हैं, ठीक है? अरे हुआ करो। तो सारी बातें यहाँ आपको समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, इस बात को जरा समझेंगे। देखो सबसे पहले लिखेगा कोई भी नहीं, सब कॉपी बंद करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग नेचर या ऑक्सीडाइजिंग पावर बोल दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये बात तो तय रहा ना, SRP, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SOP, यानी जो पावर का पूछ रहा है उसके इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, ठीक है? दूसरा रिड्यूसिंग नेचर, RN या RP बोलूंगा मैं इसे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SOP, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP। जरा इस बात को समझते हैं क्यों, ठीक? अगर ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात मुझे करनी है तो मैं ये मान के चल रहा हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है SOP, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है SRP। मैं SRP को लेके चलूंगा, SRP ही रेफरेंस मानूं। तो अगर मैं बोलूं कि SRP ज्यादा है, किसी भी एलिमेंट या मेटल के लिए क्या है SRP ज्यादा। SRP का मतलब होता है सेल्फ रिड्यूसिंग पावर, सेल्फ रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है। और अगर किसी की SRP यानी सेल्फ रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है तो सेल्फ को करेगा रिड्यूस। तो इसका मतलब क्या हुआ,
दूसरे को क्या करेगा, दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज। तो अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हुई, ऑक्सीडाइजिंग पावर या नेचर क्या हुई इसकी ज्यादा। तो ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुई, एसआरपी। सिमिलरली अगर इसको मैं रिडक्शन के लिए लिखूं तो मैं लिखूंगा एसओपी ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एसओपी ज्यादा, या इसका दूसरा मतलब यह है कि एसआरपी कम। एक ही मतलब है ना, अगर किसी की एसआरपी कम है मतलब उसकी क्या ज्यादा है, एसओपी ज्यादा है। अगर एसओपी ज्यादा है इसका मतलब सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग पावर ये क्या है, ज्यादा है। और सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा यानी सेल्फ को करेगा, सेल्फ को क्या करेगा बोलो, ऑक्सीडाइज। तो दूसरे को करेगा क्या बेटा बताओ, रिड्यूस। दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस। और दूसरे को रिड्यूस करेगा इसका मतलब रिड्यूसिंग पावर इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई, ठीक है। और ये कौन सेल्फ को ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूस करेगा, ये बातें हमें कहाँ से पता चलती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। भाई हमने अलग अलग इलेक्ट्रोड लिया, मेटल को लिया, उससे इलेक्ट्रोड बनाया और उस इलेक्ट्रोड को शी यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंपेयर करके सबका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमने एसआरपी निकाला। एसआरपी के ऑर्डर में जब हमें जमाया तो हमें एक पैटर्न मिला जिसे हमने बोला इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से हम ये बात का अंदाजा बिल्कुल लगा सकते हैं। बोलो बात समझ में आया। पहले ये बातें नोट किया जाए फिर मैं इसके आगे कुछ बातें और करूंगा। बच्चों ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैंने बहुत मेहनत से आपको पढ़ा है, इवन फिजिकल में भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, है ना, आपको मालूम है। लेकिन कहने का मतलब ये है इन दोनों को बहुत मेहनत से, बहुत ताकत से, बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ। इतना कोई भी बच्चा भिलाई, रायपुर, छत्तीसगढ़ में नहीं पढ़ा है, बिलासपुर में। समझ में आ रही बात, जितने डिटेल में आपने पढ़ा है आप कंपेयर कर लेना कॉपी। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, इतना पढ़ा हुआ को अच्छे से संभालना आपकी जिम्मेदारी है। आप जब तक अच्छे से रिवीजन करोगे नहीं, अच्छे से पढ़ोगे नहीं, काम नहीं होगा। डाउट्स पूछा करो। कल वो बच्चे ने डाउट पूछा ग्रुप में, मेरे को जैसे ही टाइम मिला मैंने कितना बढ़िया उसका वीडियो सोल्यूशन बना के भेज दिया। अगर मैं फ्री रहूंगा तो भेज ही दूंगा, नहीं अगर फ्री हूँ मतलब ऑफिस में हूँ, आप ऑफिस आके पूछो। जब तक आप डाउट्स नहीं पूछोगे, तब तक डाउट नहीं बनाओगे, तब तक काम नहीं बनेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस में आपको बिजी रखना। आपको ये मेहनत बस आपको 2-3 महीने की ही है, इसके बाद जीवन आराम से निकलेगा। मेडिकल कॉलेज जाने के बाद या बाद में आईआईटी में जाने के बाद कोई पढ़ाई थोड़ी करता है। वो तो एग्जाम का जब डेट शीट आता है, एग्जाम के 3 दिन पहले पढ़ाई करते हैं। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, 3 दिन फिर भी ज़्यादा बोल रहा हूँ लड़कियों के लिए, लड़के तो 1 दिन पहले पढ़ते हैं। जब मल्टीपल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं ना बेटा, तो एक ही रिएजेंट को अलग अलग तरीके से कैसे लिखा जाता है वो सारी बातें वहाँ से सीखने को मिलता है। कई जगह जहाँ मैं इन सीटू प्रिपरेशन के लिए बोला था, आप नेट रिएजेंट याद रखते हो लेकिन वो जिससे बना है वो दे दे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद सबसे इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन। हर दिन सुबह उठ के आपको नेमिंग रिएक्शन की जो मैंने शीट दी हुई है उसको डेली पढ़ना है। और मेरे ख्याल से नेमिंग रिएक्शन की शीट पहले रिएक्शन से आखिरी रिएक्शन तक पढ़ते हैं तो क्या पूरी ऑर्गेनिक की कॉपी एक साथ रिवीजन हो जाती है RM2 की? ऐसा मेरे साथ होता है, क्योंकि पहला रिएक्शन नेमिंग मैंने स्टार्ट किया था कुचेरोवोज रिएक्शन और आखिरी नेमिंग रिएक्शन में पढ़ा बाल्शमीन रिएक्शन। तो वहां से वहां तक आते तक ही आपका पूरा ऑर्गेनिक का पूरा एक पेज, एक आपने जो कॉपी पढ़ा होगा उसका पूरा समरी आपके दिमाग में आ जाता है, ठीक है। तो नेमिंग रिएक्शन तो हर दिन आपको पढ़ने, क्लियर है। थोड़ा सा मेहनत है भाई, ये 2-3 महीने है ना, 3 महीने भी नहीं, फरवरी, ये तो भाई बहनों का अंतरराष्ट्रीय पर्व आ जाएगा, निकल जाएगा देखते, मार्च अप्रैल 2 महीने है नहीं। हितेश मेरे साथ चलना, तेरे को मैं मेंबर बनवाता हूँ बजरंग दल का। हितेश भी कह रहा जब किस्मत में नहीं हो पापा की परी तो क्या जनवरी और क्या फरवरी, नहीं। लेकिन हमारे छोरे परियों से कम थोड़ी है आजकल, क्यों मेरे परियों?
ध्यान दो, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करते हैं। एसआरपी मैक्सिमम किसका है बताओ? फ्लोरीन। तो बेस्ट एसआरपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो बेस्ट ऑक्सीडाइजर कौन हुआ? कौन हुआ बताओ? फ्लोरीन हुआ। ये बात तय है, ठीक है। अच्छा, एसओपी मैक्सिमम किसका है? लिथियम का है ना यार, नीचे से ऊपर जाएंगे तो लिथियम टॉप में है, लिथियम का एसओपी मैक्सिमम है। तो बेस्ट रिड्यूसर मेरे लिए कौन होगा बताओ? लिथियम होगा। ये बात तय है। चलो अब जरा ध्यान देना बेटा, फ्लोरीन की चाहत क्या है? चाह है फ्लोरीन को, इसकी एसआरपी मैक्सिमम है, यानी सेल्फ को रिड्यूस करने की इसकी चाहत है, इसकी इच्छा है कि खुद को मैं रिड्यूस कर सकूं। तो फ्लोरीन की एसआरपी मैक्सिमम है, तो फ्लोरीन रिड्यूस करने के लिए क्या करेगा? ईटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को खा करके ये 2F माइनस में बदल जाएगा, ठीक है। और वहीं F माइनस इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ऑक्सीडाइज करके खुद को F2 में बदलेगा। मुझे बताओ, फ्लोरीन जो है इसका एसआरपी सबसे मैक्सिमम है और ये बहुत आसानी से खुद को रिड्यूस कर देगा। ये मौका ही ढूंढ रहा होता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला मिल गया, अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल गया, थोड़ा सा भी अगर कहीं पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने का चांसेस है, ये अपना काम कर जाएगा। नहीं आ रहा बात समझ में? ये तुरंत अपना काम कर जाएगा और फ्लोरीन खुद को रिड्यूस करके F माइनस में बदल जाएगा। यानी इस रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू बैकवर्ड डायरेक्शन। भाई अगर F माइनस आसानी से इलेक्ट्रॉन दे करके फ्लोरीन में बदलता तो इसका मतलब F माइनस तो फिर बनना ही नहीं चाहेगा। तो इसका मतलब यहाँ रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन क्या है? कम है। रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन क्या है बेटा? कम है। अब जरा समझना, ये चीज क्लियर होती है, रेट ऑफ रिडक्शन यहां बहुत ज्यादा है रेट ऑफ ऑक्सीडेशन के, ये बात क्लियर है। अब जरा समझना, F2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो F2 ने खुद को क्या किया? रिड्यूस। जो खुद को करता है रिड्यूस, वो दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज। तो F2 क्या है? एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। F माइनस का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ ना। तो F माइनस ने खुद को, मुस्कान बोल के पढ़ना, मैंने बोला सबसे खतरनाक एप्लीकेशन है ये। बच्चे आखिरी दिन तक एग्जाम के कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए ये वाला वीडियो मैं 3 साल पहले से यूट्यूब में डाल के रख दिया हूँ कि एग्जाम के पहले ये आपको देख के जाना है, ठीक है। तो इसलिए बोलना है, बोलोगे तब सीखोगे, ठीक है। F माइनस खुद को क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज। खुद को कर रहा है ऑक्सीडाइज तो दूसरे को करेगा रिड्यूस। तो F माइनस यहाँ किस तरीके से काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। बोलो बात समझ में आ रहा है? अरे हुआ करो, ये बात सबको समझ में आया? तो अगर मैं यहां पर है ना गुड ऑक्सीडाइजर की बात करूं तो गुड ऑक्सीडाइजर F2 होगा कि F माइनस होगा? अरे भाई F2 होगा, F माइनस तो ऑक्सीडाइजर ही नहीं है, ये तो रिड्यूसर है, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है। मेरी बात समझ में आया? तो गुड ऑक्सीडाइजर की बात करूं तो गुड ऑक्सीडाइजर वो जहां पर रेट ऑफ रिडक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन ज्यादा है, तो ये बहुत आसानी से किस में बदलेगा? F माइनस में। बहुत आसानी से खुद को क्या कर रहा है? रिड्यूस। तो बहुत आसानी से दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। इसका एग्जांपल हुआ बेटा F2। और F माइनस में रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन यानी रेट ऑफ ऑक्सीडेशन कम है, तो ये आसानी से इसमें कन्वर्ट होगा नहीं, यानी कि जो F माइनस का रिड्यूसिंग नेचर होगा वो क्या होगा? बैड। यानी मैं बोल सकता हूं बैड रिड्यूसर कौन होगा? F माइनस। अरे भाई ये काम तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा। स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कॉन्जुगेट बेस होता है ना, वही चीज तो है। और क्या है? इक्विलिब्रियम आ गया, आयनिक इक्विलिब्रियम बन गया। तो आप ये चीज को समझ सकते हो, जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसी का जो बनने वाला जो पार्ट होगा रिमेनिंग, वो क्या होगा? बैड रिड्यूसर होगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, यिन यैन, अच्छाई और बुराई हमेशा साथ साथ चलती है। मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक है। राम है तो रावण भी जरूर होगा। अगर कोई गुड बन रहा है तो उसका बनने वाला पार्ट क्या होगा? बैड होगा, है ना? बोलो बात समझ में आ रहा है? हर अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन जरूर होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? जीतू जी का लड़का तुषार कपूर जरूर होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? अरे हुआ करो, बोनी कपूर का लड़का अर्जुन कपूर जरूर होगा। मतलब अगर एक गुड है तो इधर वाला बैड जरूर होगा।
भगवान बैलेंस कर देता है। बोलो बात क्लियर है? अरे हूँ हाँ करो ना। अगर ये गुड है तो इसका लड़का जरूर बैड होगा। समझाने के लिए बोल रहा हूँ, समझ गए होगे आप लोग? ठीक है, इधर नेपोटिज्म नहीं चलेगा। गुड ऑक्सीडाइजर भी, उसका बनने वाला रिड्यूसर भी गुड होगा ऐसा नहीं होगा। कंसेप्चुअली आपको ये चीज क्लियर हो रहा होगा। क्या मेरी बात ये समझ में? जरा इधर आते हैं। Li प्लस क्या है बेटा? एसओपी मैक्सिमम है। Li प्लस की एसओपी मैक्सिमम। तो Li की चाहत क्या है? अरे सेल्फ को क्या करना? पहले सेल्फ से शुरुआत हमेशा खुद से करना। आप कंफ्यूजन होगा एग्जाम में, इसका तरीका बता रहा हूं। आप मेटल हो नॉन मेटल हो, आप पहले मेटल या नॉन मेटल को खुद, मैं लिखने मना किया हूं, कॉपी बंद करने बोला था। मेटल और नॉन मेटल की अगर बात आती है ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर की, तो सबसे पहले आप खुद को वो गिवन मेटल या नॉन मेटल मानोगे। खुद को उसकी जगह खड़े करके देखो, उसकी तकलीफ को अपना बनाओ, तब आपको समझ में आ जाएगा प्रॉब्लम क्या पूछ रहा है, तब आप सोल्यूशन तक आओगे। फिर आप दूसरे के बारे में बाद में सोचना, पहले अपने बारे में सोचो, अपने आप में झांक के देखो मेरा क्या ज्यादा है? एसओपी ज्यादा है, तो मैं सेल्फ को क्या करूंगा? ऑक्सीडाइज। पहले सेल्फ से शुरुआत करो, तो दूसरे को क्या करूंगा? रिड्यूस, तो मेरा रिड्यूसिंग पावर ज्यादा, तब आप आंसर तक पहुंचोगे। समझ में आ रही बात? और डायरेक्ट रिड्यूसिंग पावर तक अगर डायरेक्ट जंप करके जा रहे हो ना, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं 2-3 क्वेश्चन में आप गड़बड़ कर ही दोगे। अभी आगे वही सब क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो देखो यहां पर लिथियम की चाहत क्या है? सेल्फ को ऑक्सीडाइज करना। तो लिथियम अगर खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करके Li+ में बदलेगा, और Li+ खुद को किस में बदलेगा? इलेक्ट्रॉन खा करके, यानी खुद को रिड्यूस करके लिथियम में बदलेगा। अब देखो, क्योंकि लिथियम की एसओपी सबसे ज्यादा है, तो सेल्फ को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी लिथियम की सबसे ज्यादा होगी। अब Li+ से वापस Li बनने की टेंडेंसी क्या होगी? वीक होगी। जाहिर सी बात है ना, ये तो अंडरस्टूड है, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैक्सिमम एसओपी है, तो लिथियम खुद को आसानी से ऑक्सीडाइज करके Li+ बनाएगा। अगर Li+ भी आसानी से लिथियम बन जाता तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर या मैक्सिमम एसओपी होता ही नहीं फिर तो इसका मतलब यहां पर भी रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन क्या है? कम है। रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन कम है। अब यहां एक चीज, वही चीज रिपीट होगी, यहां पर रेट ऑफ ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा है रेट ऑफ रिडक्शन से। क्या ये बात सबको समझ में आई? इसका मतलब अब जरा देखना, लिथियम सेल्फ को कर रहा है ऑक्सीडाइज, तो दूसरे को करेगा रिड्यूस। तो लिथियम क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम प्लस खुद को क्या कर रहा है? रिड्यूस, तो दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज। तो लिथियम प्लस क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर मैं यहां पूछूं गुड रिड्यूसर कौन, तो आप क्या बोलोगे? लिथियम। मैं पूछूंगा बैड ऑक्सीडाइजर कौन, तो क्या होगा? वो Li+। बैड रिड्यूसर बोलने से Li+ मत बोल देना, क्योंकि Li+ तो रिड्यूसर ही नहीं है बॉस, वो क्या है? क्लियर है? तो एक तरफ मैंने लिखा नॉन मेटल, एक तरफ मैंने लिखा मेटल। नॉन मेटल और मेटल को अगर जनरलाइज करके लिखूं तो नॉन मेटल जो होगा वो एनायन बनाने की टेंडेंसी रखेगा, मेटल जो होगा वो कैटायन बनाने की टेंडेंसी रखेगा। पर्टिकुलर उस नॉन मेटल के लिए रेट ऑफ रिडक्शन रेट ऑफ ऑक्सीडेशन से ज्यादा होगा, पर्टिकुलर उस मेटल के लिए रेट ऑफ ऑक्सीडेशन रेट ऑफ रिडक्शन से ज्यादा होगा यूजुअली। क्लियर है? इस वजह से जो गुड होता है उसी का बैड, और बैड का क्या होता है बेटा? गुड। ठीक है, गुड का बैड, बैड का गुड। ये बात समझ में आया? अब इसी कंसेप्ट से, इसी की कंसेप्ट से हम लोग ढेरों क्वेश्चन बनाने वाले हैं जहां बच्चा कंफ्यूज रहता है। पहले ये लिखा जाए। अच्छा, एक और चीज मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा, लेकिन उसको मैं लिखाऊंगा नहीं। जरा सुनो देवांगन, इधर ध्यान दे। क्वेश्चन बनाना है, इधर ध्यान दे। पहले क्वेश्चन बनाना है तो खूब सारे नॉन मेटल अगर दिए हो, तो नॉन मेटल का नेचर क्या है? न्यूट्रल कंडीशन में ऑक्सीडाइजिंग, और ऑक्सीडाइजिंग नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसओपी नहीं होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एसआरपी। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर के लिए मुझे क्या देखना है? एसआरपी। ठीक है, और रिड्यूसिंग नेचर के लिए मुझे क्या देखना है? एसओपी। ये मैं लिख रहा हूं, लेकिन आप लिख के खुद को कंफ्यूज मत करना, क्वेश्चन बनाने में कर लेंगे। ठीक है, कोई रिड्यूस हो रहा है, खुद को कर रहा है रिड्यूस, अगर रिड्यूसिंग नेचर देखना है कंपेयर करने के लिए, तो मैं क्या देखूंगा? और अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखना है तो मैं क्या देखूंगा? एसआरपी। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे जाने पर एसआरपी बढ़ता है, तो आप समझना फॉर पर्टिकुलर नॉन मेटल एसआरपी अगर मैं देखूं ऊपर से नीचे जाने पर एसआरपी क्या हो रहा है?
बढ़ रहा है, एसआरपी बढ़ेगा तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ेगा, तो बेस्ट ऑक्सीडाइजर कौन हुआ? फ्लोरीन। सबसे कम कौन सा होगा? आयोडीन, फिर ब्रोमीन, उससे ज्यादा कौन होगा? क्लोरीन, उससे ज्यादा कौन होगा? अच्छा मेटल्स की बात करूं तो मेटल में हम लोग क्या देखेंगे रिड्यूसिंग नेचर के लिए? एसओपी। नीचे से ऊपर जाऊंगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर ऊपर मेटल्स होंगे उनकी एसओपी ज्यादा, यानी उनकी रिड्यूस करने का नेचर क्या होगा? ज्यादा। अगर मुझे एक बहुत अच्छा रेडॉक्स रिएक्शन कराना है, मैं पूछूं 100% स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन 100% फिजिबल हो, या मैं पूछूं कि रेडॉक्स रिएक्शन के लिए डेल्टा जी हाईली नेगेटिव हो, तो मेरा पर्पस क्या होगा? मैं हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल लूंगा, हाईली रिएक्टिव मेटल लूंगा, उनमें से चेक करके कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। अच्छा जो हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल अगर रहेगा तो उनके बीच इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो मेटल्स नॉन मेटल्स हो जितने डिस्टेंस पे होंगे, क्या मैं कह सकता हूं रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, उतना ही अच्छा रिएक्शन होगा। इसका मतलब आगे हम दो इलेक्ट्रोड को लेकर के सेल बनाएंगे, सेल का ईएमएफ निकालेंगे, तो वो सेल सबसे पावरफुल अच्छी बैटरी होगी, अच्छा सेल होगा जिनमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो? ज्यादा हो। अगर पास पास वाले ले लूंगा तो ईएमएफ कम आएगा। ये कंसेप्ट भी यहीं से डेवलप हुआ, जो मैंने आपको समझाया इसको आगे हम लोग और समझेंगे। लिखो, देखो एक जुगाड़ याद रखना, मैं कह रहा हूं ना मैं इस चैप्टर को बहुत बारीकी से आपको समझा रहा हूं, सारे डाउट्स और सारे कंसेप्ट आपके पहले से क्लियर रहेंगे, आप आराम से दनादन क्वेश्चन बनाओगे। जुगाड़ देखो क्या है, अब कई लोग नस्ट इक्वेशन में डायरेक्ट कूद जाते हैं, सेल में डायरेक्ट कूद जाते हैं, ऐसा नहीं। देखो जुगाड़ ये है, ऊपर वाली ये ऑलवेज क्या बनेगी? एनोड बनेगी। क्या बनेगी? एनोड। और नीचे वाली जो है वो ऑलवेज क्या बनेगी? कैथोड। ऊपर वाली ऑलवेज क्या बनेगी? एनोड। नीचे वाली ऑलवेज क्या बनेगी? कैथोड। और केमिस्ट्री में एनोड कैथोड का सिलेक्शन, कई बच्चे सोचते हैं कि एनोड ऑलवेज पॉजिटिव कैथोड ऑलवेज नेगेटिव, या एनोड ऑलवेज नेगेटिव कैथोड ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसा नहीं करना। फिजिक्स में कंसेप्ट अलग है। एनोड और कैथोड को डिसाइड करना हम कभी भी पोलैरिटी देख करके नहीं करेंगे, हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन देख करके नाम रखते हैं। आप केमिस्ट्री में लोन लोगे, क्या लोगे? लोन। लोन क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड। हमेशा आप लिखोगे क्या? ऑक्सीडेशन। और जहां होगी ऑक्सीडेशन वो क्या होगा? एनोड। और एनोड नेगेटिव होगा, ये किस में है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। किसमें बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप याद रखेंगे, ये जो जुगाड़ मैंने आपको बताया इसे भूलना नहीं है। ठीक, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं पहला जिंक इलेक्ट्रोड लूं और कॉपर इलेक्ट्रोड लूं, जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड, तो गौर से समझेंगे। जिंक क्या बनेगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो, लेके बांसुरी काना मजे से आला मन जन, ऊपर वाली, और कॉपर नीचे वाली। अच्छा जिंक और कॉपर में Zn क्या बनेगा बेटा? एनोड बनेगा। एनोड में क्या होगा? ऑक्सीडेशन। कैसे ऑक्सीडेशन होगा? जिंक किसमें कन्वर्ट होगा? Zn+2, और रिमूव करेगा क्या बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कॉपर से क्या बनेगा? कैथोड। क्या बनेगा? कैथोड। ठीक है, कई बच्चे ना अपना ट्रिक लगाते हैं। क्या ट्रिक लगाते हैं उन लोग? ऐसी घर की केमिस्ट्री पढ़ के आए, ये कंसेप्ट से चलते नहीं, उन लोग ऐसे याद रखते हैं, C फॉर कॉपर, C फॉर कैथोड। ऐसा करते हैं वो, कई लोगों ने किया भी होगा हो सकता है इस क्लास में, लेकिन मैं आगे बताऊंगा ये कैसे इस चीज का सवा सत्यानाश होने वाला है। तो कैथोड में हमेशा क्या होता है? रिडक्शन होता है। रिडक्शन कैसे होगा? Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन को खा लेगा और बदल जाएगा किसमें बेटा? Cu। अब जरा गौर से देखना, अगर मैं इन दोनों सेमी सेल की रिएक्शन को जोड़ूं, अरे धाएं धाएं कैंसल, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल हो गया। कैंसल, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है घूम घूम के यहां आया। ठीक है, ये है नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, कहां से कहां ट्रांसफर हुआ? एनोड टू
कैथोड। एनोड से कैथोड में ट्रांसफर हुए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। होता क्या है, एनोड जो है अलग अलग रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती। एनोड जो है Zn+2 में बदला, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, यही इलेक्ट्रॉन आकर के दूसरे के लिए यहाँ जो ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ जो रिडक्शन हुआ, दूसरे के रिडक्शन में यही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, तभी रेडॉक्स रिएक्शन होगी। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे हूँ हाँ करो। तो जब इस रिएक्शन को मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, नेट रिएक्शन जोड़ जाड़ के लिख दूं, यहाँ हो जाएगा Cu+2 और इधर क्या बनेगा Zn+2 और क्या बन गया Cu। बोलो हो गया? अरे हूँ हाँ करो। और नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया, 2। ये क्लियर हुआ? ये n की वैल्यू नर्स्ट इक्वेशन में काम आएगी। ये जो रिएक्शन देख रहे हो ये क्या है बेटा, सेल रिएक्शन। क्या है बेटा, सेल रिएक्शन। अब हम लोग सेल को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, सेल का रिप्रेजेंटेशन। देखो फिजिक्स में सेल को रिप्रेजेंट कुछ ऐसा करते हैं, आपको याद होगा, ये ईएमएफ ऑफ द सेल और ये इंटरनल रेजिस्टेंस और ये ए और बी के बीच में टीपीडी की बात किया था आपने, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, याद आ रहा है? और ये जो आर है ये बैटरी का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्या ये बात समझ में आया? फिजिक्स में तो ऐसे रिप्रेजेंट करके काम तमाम कर देते हैं। केमिस्ट्री में हमें इस नेट रिएक्शन को देख करके लिखना होगा। सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा जिंक, एनोड को लिखते हैं। सबसे पहले किसको लिखते हैं, एनोड को। जिंक किस में बदल गया, Zn+2 में, ठीक है। फिर डबल एरो से हम लोग ब्रिज को रिप्रेजेंट करते हैं, किसको बेटा, ब्रिज को। ब्रिज के बाद क्या लिखते हैं, एनोड हो गया, फिर क्या लिखते हैं, कैथोड। कैथोड कौन है, Cu+2। Cu+2 किस में बदल रहा है, Cu में, ठीक है। तो ये हो गया सेल का रिप्रेजेंटेशन। हम ऐसे आए हैं, हमें ऐसे भी चलना पड़ेगा। कोई बड़ी बातचीत यहाँ तक? अभी लग रहा होगा क्या क्या बता दिया, लेकिन ये सब जब हम लोग कर लेते हैं तो आसानी से हम लोग नर्स्ट इक्वेशन में खेलेंगे। लिखा जाए, हो गया यहाँ तक? आगे बढ़ूं? चलिए और एग्जांपल देखते हैं, सेल का फॉर्मेशन थोड़ा अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अगर मैं ले लेता हूँ सपोज एल्यूमिनियम और ले लेता हूँ मैं, लेकिन कुछ भी ले सकता हूँ, आयरन ले लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। आप मुझे बताओ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन ऊपर आता है, लेके बांसुरी काना मजे से आला मंजन कर फेंक दे, तो एल्यूमिनियम बनेगा क्या बेटा, एनोड, और आयरन क्या बनेगा बताओ, कैथोड। तो बच्चा बोलता है सर छल छल मास्टर, अबे मास्टर यहाँ पर तो हमारा ट्रिक लग रहा है। क्या ट्रिक लगा, ए फॉर एनोड, ए फॉर एल्यूमिनियम। रुकते हैं अभी जरा समझते हैं, अभी रुको जरा, सबर करो। एट एनोड, एनोड में क्या होगा, ये एल्यूमिनियम जो है खुद को करेगा ऑक्सीडाइज, किसमें बदलेगा, एल्यूमिनियम+3, और किसमें, 3 इलेक्ट्रॉन में। क्लियर है? एट कैथोड, कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन, किसका होगा, अरे Fe रिड्यूस करके 2 इलेक्ट्रॉन खा के Fe-2 तो बनेगा नहीं ना, Fe जरूर अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयंस के फॉर्म में होगा। तो फॉर एग्जांपल Fe यहाँ Fe+2 के फॉर्म में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को खा करके खुद को रिड्यूस करेगा और बना लेगा Fe में। बोलो क्लियर है? ठीक है। अब जरा समझना बात को, एल्यूमिनियम+3 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा तो नहीं होगा 3 का सप्लाई किया, 2 खाया, 1 रख दे, ऐसे तो नहीं होगा ना। होगा क्या, यहाँ पर हमें कॉमन लेना पड़ेगा, है ना, यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रांसफर मोल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, n=6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अरे समझ में आया? तो हमारे पास नेट जो सेल रिएक्शन होगी, रे धाए धाए कैंसल, हमारे पास जो नेट रिएक्शन होगी वो होगा 2 एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस 3 Fe+2 एक्वस, बन रहा है क्या, 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 एक्वस और 3 Fe सॉलिड। क्लियर है? अब ये ना आयंस के फॉर्म में रिएक्शन दिया हुआ है, कई बारी ना इसको सल्फेट आयन एज एन आयन के फॉर्म में रहता है, तो न्यूट्रल करके लिखा जा सकता है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इस रिएक्शन को, 2 एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस 3 FeSO4 लिख सकता हूँ ना भाई, Fe+2 को न्यूट्रल करने के लिए SO4-2 आया। ठीक वैसे एल्यूमिनियम+3 है और SO4-2 है, तो ये इसको दे दो, वो इसको दे दो, तो ये बनेगा Al2SO4 होल थ्राइस।
तो यहाँ कैसे लिख सकता हूँ 2Al2SO4 होल थ्राइस, बोलो क्लियर है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3Fe सॉलिड, ये एक्वस ये एक्वस, क्लियर है। ऐसे भी लिख सकता हूँ ऐसे भी लिख सकता हूँ। इक्वेशन बैलेंस अगर नहीं होगा तो बैलेंस रिएक्शन रेडॉक्स करना मैंने आपको, रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करना मैंने पहले ही सिखा रखा है, ठीक है। तो उससे आप बैलेंस कर सकते हो और कोई बड़ी बातचीत नहीं है। यहाँ पर 2 और 2 4 एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं 4 कर दूंगा, तो बैलेंस होता है क्या देखो, हाँ सल्फेट 3 और 2 6, तो यहाँ पर अब बैलेंस कर लेना, अब बैलेंसिंग तो आपको आ जाता है ना, ठीक है। एसिडिक मीडियम में आप बैलेंस कर लेना, कोई बड़ी बातचीत नहीं है, बोलो बात क्लियर है यहाँ पर। अरे हूँ हाँ करो, मतलब जो सल्फेट एनायन था यहाँ Fe+2 के साथ जुड़ गया और वही सल्फेट एनायन यहाँ जुड़ गया, बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस करना हमारा उद्देश्य नहीं है, ठीक है। चलिए अब ये तो हो गया बेटा हमारे पास में क्या, सेल रिएक्शन, जो हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन में काम आने वाला है। और इस रिएक्शन के लिए n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड मोल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड कितना है 6 है, बोलो क्लियर है। अब सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, आप इसको भी लिख सकते हो इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, पहले इससे लिखा था मैं इससे लिख रहा हूँ। सबसे पहले एनोड कौन है भाई, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम किस में कन्वर्ट हुआ, एल्यूमिनियम सॉलिड कन्वर्ट हुआ किस में, Al2SO4 होल थ्राइस एक्वस में, ये हो गया मेरे पास एनोड, ये हो गया मेरे पास ब्रिज। और Fe+2 यानी FeSO4 एक्वस ये कन्वर्ट किस में हुआ है, Fe सॉलिड में। तो ये मेरे पास में क्या है बेटा, सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका, कि ये चीज समझ में आए, ये रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आए, अरे हूँ हाँ करो, ठीक है। तो एक मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये आप कर सकते हो कि नहीं जरा देखना, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 ले रहे, एग्जाम्पल नंबर 3 ले लो, सिल्वर एंड कैल्शियम। मुझे बताओ पहले तो कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड, लगाओ ट्रिक, A फॉर एनोड, A फॉर सिल्वर, C फॉर कैथोड, C फॉर कैल्शियम, सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा बताओ, कैल्शियम क्या होगा एनोड और सिल्वर क्या होगा कैथोड, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन ऊपर है, कैल्शियम। अब सेल रिएक्शन को मैं डायरेक्ट लिखना आपको सिखा रहा हूँ, बार बार ये नहीं करेंगे। देखो सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखे, सेल रिएक्शन लिखने का पैटर्न क्या है, एनोड ब्रिज कैथोड। तो सबसे पहले एनोड कौन, कैल्शियम, कैल्शियम किस में कन्वर्ट हुआ होगा, कैल्शियम+2 में, क्लियर है। फिर हमारे पास कौन बेटा, कैथोड, कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन, रिडक्शन क्या होगा, Ag+ कन्वर्ट हुआ होगा किस में बेटा, Ag में, ठीक है। चलो तो ये हमने क्या किया बेटा, सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखा, ठीक है। सेल रिएक्शन लिखना होगा तो भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितने 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करूंगा बेटा, बैलेंस करने के लिए 2 और 1 है, तो यहाँ पर क्या करूंगा बेटा इंटू 2 कर दूंगा, इंटू क्या कर दूंगा 2। अब सेल रिएक्शन लिखते हैं, सबसे पहले क्या होगा, कैल्शियम से कन्वर्ट हो रहा है किसमें बेटा, कैल्शियम+2 में, और 2 सिल्वर कन्वर्ट हो रहा है किसमें बेटा, प्लस कन्वर्ट हो रहा है 2 Ag में। तो नंबर ऑफ ट्रांसफर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 2, डायरेक्ट, क्लियर है, लिख ले। तो ऐसे फटाफट लिखा जाता है। एक और एग्जांपल लास्ट एक बता देता हूं, कई बारी क्या होता है ऐसा भी सेल लिखा जाता है, ये हटाओ मैं, सपोज ऐसा लिखा, देखो ऐसा कुछ सेल दिया हुआ है, आप देखो इससे पहले तक देवांगन बात को समझना, ठीक है, समझो थोड़ा धीरे करके चलाना। मेटल था, न्यूट्रल और उसका आयन था, यहाँ क्या था बेटा, आयन और उसका न्यूट्रल मेटल था, यही था। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, ये भी आयन है ये भी आयन है, तो ट्रेडिशनल मेथड से हमें चलना पड़ेगा। सबसे पहले एनोड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, लिख लो, एल्यूमिनियम से क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम+3 और रिमूव कितना हो रहा है 3 इलेक्ट्रॉन। Sn+4 से कैथोड में क्या हो रहा है, +2 में रिडक्शन, कैसे हो रहा है बताओ, Sn+4 2 इलेक्ट्रॉन खा करके किस में बदल रहा है, Sn+2 में, क्लियर है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा किसका 2 का, यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा किसका 3 का,
नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं, क्या हो जाएगा बताओ, 2 एल्यूमिनियम प्लस 3SN+4 और ये 3 और 2 6, ठीक है, क्लियर हुआ, ये हो गया। आगे क्या बनेगा बताओ, 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 और प्लस 3SN+2, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रांसफर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। कर सकते हो ना, कर लोगे, कोई बड़ी बातचीत क्लास के लोगों से, इससे क्वेश्चन आएगा तो कर दोगे, ठीक है। आगे हम लोग और इससे डिटेल में पढ़ेंगे, लिखो पहले इसको। 5 केमिस्ट्री में मेरे चैप्टर बच रहे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को छोड़ के गिनते हैं, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, ठीक है। हालांकि इक्विलिब्रियम में मुझे टाइम लगेगा, मैं पहले से बता रहा हूँ, थोड़ा हेल्थ इशू हो गया करके थोड़ा पीछे मैं चल रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं आऊँगा उसके बाद आपको थोड़ा मुझे समय देना पड़ेगा, क्लियर है। इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा डिटेल में इस बार देखो, मैंने पिछले साल तक बोला था केमिकल इक्विलिब्रियम से आएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन नहीं आएगा, और वैसा ही हुआ, आयनिक से नहीं था, ठीक है। लेकिन इस बार डेफिनेटली आयनिक इक्विलिब्रियम से अच्छे क्वेश्चन आएंगे, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, तो आयनिक इक्विलिब्रियम को बहुत बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है, ठीक है। वही सबसे टफेस्ट चैप्टर रहता है फिजिकल केमिस्ट्री का, है लेकिन आसान में पढ़ाऊंगा तो इजी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लो। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ठीक है, तरीका होता है ना, उस तरीके से चलेंगे, ये क्लियर हुआ। चलिए एप्लीकेशन नंबर 7 हम लोग देखने जा रहे हैं, कैलकुलेट E0 सेल या स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। देखो सेल का एक EMF होता है जो किसी भी टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में होगा, और एक होता है स्टैंडर्ड EMF, यानी टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर होगा 1 atm और कंसंट्रेशन 1 मोलर होगा। यानी जो हमारे पास सेल है उसको अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर करूं तो मुझे स्टैंडर्ड EMF मिलेगा। क्या मिलेगा? EMF। स्टैंडर्ड EMF निकालने के लिए EMF ऑफ द सेल E0, EMF तो जानते हो ना आप लोग, फिजिक्स पढ़ रखे हो तो, E0 सेल इक्वल्स टू होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ये फॉर्मूला हर बच्चे ने अपने स्कूल में पढ़ रखा है, और ये दोनों वैल्यू किस में ली जाती है? SRP में। मैं कहता हूं नेगेटिव वाले फॉर्मूले हमें क्यों याद रखना, दिक्कत वहाँ ये होता है एग्जाम में जाके, अभी पूछूंगा तो बता दोगे, एग्जाम में पूछूंगा मतलब जाते ही गणपति बप्पा मोरिया हो जाता है, कैथोड माइनस एनोड था कि एनोड माइनस कैथोड था, होता है ना, फिर लास्ट में मैं छोड़ देती हूँ, होता है नहीं होता बेटा? अरे करते हैं ना, तो वही चीज़ है, एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है थोड़ा सा केमिकल लोचा जैसा, तो उसका तरीका ये आप प्लस में याद रखो, E0 सेल इक्वल्स टू E0 कैथोड प्लस E0 एनोड, डायरेक्ट प्लस में याद रखो ना, है ना। अरे किस में याद रखो? प्लस में, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कोई दिक्कत नहीं है? हम लोगों ने केमिस्ट्री में लोन ले रखा है ना, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, तो ऑक्सीडेशन होता है एनोड में, तो एनोड के लिए क्या लोगे? SOP। कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन, तो कैथोड के लिए क्या लोगे? SRP। खत्म बात। बोलो बात समझ में आए? ये फॉर्मूला आप याद रखना, इससे आपको गड़बड़ नहीं होगी, क्लियर है। इस फॉर्मूले में दोनों SRP था, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है तो SOP लूंगा, कैथोड में रिडक्शन होता है तो क्या ले लूंगा? SRP ले लूंगा। लिखा जाए, हो गया बच्चों? अरे हो गया, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चन करने वाले, सारे एप्लीकेशन क्या क्या थे जरा देखो। एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट क्या था बताओ? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तो मेटल की रिएक्टिविटी क्या था बताओ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटल्स। क्या होते हैं? सारे मेटल्स खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। ऑल मेटल्स आर ऑक्सीडाइज, खुद को नहीं, सारे मेटल्स खुद को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज, तो दूसरे को करेंगे रिड्यूस। ऑल मेटल्स आर रिड्यूसर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SOP, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP, मतलब रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP। काम की बात क्या थी? ऊपर वाली नीचे वाली को हटा देती है, उसकी जगह खुद आ जाती है। एप्लीकेशन नंबर सेकेंड, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, नीचे वाली ऊपर वाली को हटा देती है, उसकी जगह खुद आ जाती है। और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? SRP, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SOP, ठीक है। फिर हमने क्या बताया था बेटा? नेगेटिव SRP मेटल एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में कौन सी गैस प्रोवाइड करते हैं? हाइड्रोजन गैस। फिर हमने देखा था क्या बेटा? हापा मेटल्स के ऑक्साइड हाईली अनस्टेबल, जरा सा हीट दे दो ऑक्सीजन कहती है नारे बाबा ना। बोलो बात क्लियर है? एप्लीकेशन नंबर 5 हमने क्या देखा? हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है। गुड का बैड, बैड का गुड। ऑक्सीडाइजिंग नेचर
है ना। ऑक्सीडाइजिंग नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी और रिड्यूसिंग नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसओपी। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बाद फिर हमने क्या देखा था? फॉर्मेशन ऑफ सेल, ऊपर वाली एनोड नीचे वाली कैथोड। ठीक है, फिर लास्ट हमने क्या देखा? कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट सेल। ठीक है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अभी इनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इसका सीपीपी मिल गया आप लोग को? ठीक है, मिल जाएगा कलवल में। ठीक है, फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन। मैंने नोट्स तो भेज दिए थे इसके, हाँ ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली रिएक्टिव मेटल? भाई मेटल की रिएक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे जाते हैं तो एसआरपी बढ़ता है। एसआरपी अगर बढ़ता है तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या होगी? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या होगी? डिक्रीज होगी। बोलो क्लियर है? ठीक है ना, यही होगी, है ना। चलो, तो लेके बांसुरी काना मजे से आला मंजन कर फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। फिर हाइड्रोजन का क्या होगा? छापा, यही होगा। ऐसे होता ना छापा, यू जी जी टी यू के साथ। तो पहले कौन आएगा? एच जी, फिर कौन आएगा? ए जी, फिर कौन आएगा? ए यू। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे जमा दिया मैंने। तो बताओ रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे आने पे क्या होती है? कम होती है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा बताओ? आयरन मैन होगा ना यार। ऑर्डर कैसे लिखेंगे? आयरन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। बोलो यही होगा। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन को देखो। लेके बांसुरी काना मजे, लेके बांसुरी काना मजे से आला मन जन कर फेंक दे, और फिर कौन है? हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? अरे मैग्नीशियम है ना यार, ऊपर वाली ज्यादा रिएक्टिव रहेगी। तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा बताओ? मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर क्रोमियम। अरे होगा ना। ठीक है, लेके बांसुरी, है ना, काना मजे से आला मंजन कर फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? Mn। तो यहाँ ऑर्डर होगा Mn, फिर Cr, फिर Sn, फिर Pb। क्लियर हुआ? क्वेश्चन आसान है? अरे हुआ करो। ठीक है, आपको तो बस ये फंडा देखना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे। क्लियर हुआ ये? ठीक है, बन जाएगा मुस्कान। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेटल दिया है ई नॉट एसआरपी, ई नॉट एसओपी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर बताना है। ये मेटल्स है। ये ई नॉट क्या दिया है? एसआरपी, और ये ई नॉट क्या है? एसओपी दिया। सिर्फ एसआरपी देता तो साइन बदलने से ही एसओपी हो जाता है। मुझे पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। क्या बेटा? रिड्यूसिंग पावर। तो सबसे पहले रिड्यूसिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एसओपी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? एसआरपी। बोलो होगा ना। ठीक है, तो सबसे पहले तो एसआरपी के बेसिस पे हम लोग अरेंज कर लेते हैं, या एसओपी के बेसिस पे अरेंज कर लेते हैं, जैसा मर्जी वैसे करो। मैं एसआरपी से ही चलना पसंद करता हूँ। ठीक है, तो एसआरपी का ऑर्डर क्या रहेगा बताओ? एसआरपी सबसे कम कौन सा है? बी का। फिर बी से ज्यादा किसका है? ए का। फिर कौन आएगा? हाइड्रोजन। फिर कौन आएगा? अरे हाइड्रोजन आएगा ना, ये नेगेटिव एसआरपी है। फिर जीरो, फिर पॉजिटिव एसआरपी वाला आएगा। चलो हाइड्रोजन नहीं लिखता, इधर लिख देता हूँ आपको। फिर कौन आएगा बताओ? हाँ, सी। फिर कौन होगा? डी। यानी अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे जमाऊं तो सबसे पहले कौन होगा? बी, फिर ए, फिर हाइड्रोजन, फिर सी, फिर कौन होगा? डी। अरे होगा ना, होगा ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे यही। तो एसआरपी ये हुआ। अब क्या पूछा है हमसे? रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। तो बी, फिर ए, फिर सी, फिर डी। क्लियर हो रही बात सभी को? लिखा जाए ना मत। चलो क्लियर, यहां तक आगे बढ़ो। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा बेहतरीन खूबसूरत सा क्वेश्चन है। अगर ये खूबसूरत क्वेश्चन आपने कर लिया तो आप सारी चीजें डील कर जाओगे। जरा समझना, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज दी हुई है यहाँ। आपसे पूछ रहा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट कौन है, वीक कौन है, स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट कौन है, वीक कौन है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं। मैं थोड़ा डिटेल में लिखूं। A+2 से A बन रहा है, क्या हो रहा है बताओ? रिडक्शन। ठीक है,
तो और यहाँ से a से क्या बन जा रहा है बताओ, है ना, a+2 से a बन रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है, तो खुद को कर रहा है रिड्यूस, खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस, तो दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज, यानी ये तो ठहरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात तय है। तन्मय इधर ध्यान दे दे बेटा, कर लेगा मुझे मालूम है, लेकिन मुझे थोड़ा कंसेप्ट बता लेने ना प्लीज, देख ले क्यों एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। खुद को कर रहा है रिड्यूस, दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। अगर उल्टा सोचो तो ए क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बोलो होगा। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चलो यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, a+2 से a क्या हुआ है, रिडक्शन, b+2 से b क्या हुआ है, रिडक्शन, x2 से x माइनस, अरे ये भी क्या है, रिडक्शन है, y2 से y माइनस, ये भी क्या है, रिडक्शन। तो इन सभी में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये किसकी वैल्यू दी हुई है, एसआरपी की वैल्यू दी हुई है, किसकी वैल्यू दी हुई है, एसआरपी। तो ये इधर वाले सारे क्या होंगे, खुद को कर रहे हैं रिड्यूस, तो ये लोग दूसरे को करेंगे ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट तो ये लोग होंगे। और अगर मैं उल्टा सोचूं, ए खुद को ऑक्सीडाइज करके a+2 में बदल रहा है, ए खुद को ऑक्सीडाइज करके a+2 में बदल रहा है, तो खुद को कर रहा है ऑक्सीडाइज, तो दूसरे को करेगा रिड्यूस, तो हुआ ना ये रिड्यूसिंग एजेंट। अरे हाँ करो, ठीक है। तो यहां पर एसओपी की वैल्यू में लिख देता हूं, -2.3 वोल्ट है तो ये +2.3 वोल्ट, माइनस है तो +1.5 वोल्ट, टू प्लस है तो -2.1 वोल्ट, प्लस है तो -1.5 वोल्ट। अच्छा, अगर मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है तो मेरा आंसर इन्हीं में से होगा, ऑक्सीडेंट। और मुझे रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा है तो मेरा आंसर होगा इनमें से, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तलाश करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग नेचर के लिए मैं क्या देखूंगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर के लिए क्या देखूंगा, उल्टा एसआरपी। मैं देखूंगा एसआरपी किसका ज्यादा है, तो एसआरपी सबसे ज्यादा किसका है, 2.1, किसका है, x2 का। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट कौन हुआ, x2, कौन हुआ, x2। अच्छा, स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट पूछ रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट में इनको देखूंगा। रिड्यूसिंग एजेंट इज डायरेक्टली, रिड्यूसिंग नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एसओपी। मैं देखूंगा एसओपी किसका सबसे ज्यादा है, हाँ, ए वाले का। किसका बेटा, ए वाले का। तो रिड्यूसिंग एजेंट में एसओपी ज्यादा दिख रहा है ए का, तो स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट कौन हुआ, ए। अब जरा जो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट का क्या बनेगा, वीक रिडक्टेंट। x2 से क्या बना है, x माइनस, तो x माइनस क्या है, वीक रिडक्टेंट है। और स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट का क्या बनता है, वीक ऑक्सीडेंट। तो a से क्या बना है, a+2, तो a+2 क्या है बेटा, वीक ऑक्सीडेंट। सारे सवालों के जवाब झट से मिल गए यार। अगर एक एक पूछ रहा है, मैंने कंसेप्ट से चला तो मैंने कर लिया। अब मैं अगर आपसे ऑर्डर पूछूं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एसआरपी। तो सबसे पहले एसआरपी का ऑर्डर बताओ क्या होगा, बताओ। एसआरपी सबसे कम किसका होगा, -2.3 वोल्ट, फिर क्या होगा, -1.5 वोल्ट, फिर क्या होगा बताओ, +1.5 वोल्ट, फिर कौन होगा, +2.1 वोल्ट, यही होगा ना। तो चलो, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑर्डर पूछ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर किनका होगा, इधर वालों में, है ना। अगर कोई रिएक्शन रिवर्स करके दी हुई है तो आप एक ही पैटर्न में अरेंज कर सकते हो ना, उसे कर तो सकते हो ना, खेल जाना अपने को। तो -2.3 वोल्ट एसआरपी की वैल्यू किसकी है, a+2, फिर उससे ज्यादा कौन होगा, -1.5, कौन सा होगा, b+2, फिर कौन सा होगा बताओ, हाँ, x माइनस वाला है कि कौन सा, y माइनस वाला है। तो y माइनस के लिए क्या हो, ये मतलब ये वाला है, ये क्या होगा, y2, और फिर इधर कौन होगा बताओ, x2। क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्लियर है। अगर मैं आपको रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर पूछूं, अरे मैं क्या खुद ही पढ़ के खुद ही समझ रहा हूं, ऐसा तो नहीं है ना। इससे पहले जो मैंने एप्लीकेशन में मेहनत की उससे ये बनेगा डायरेक्ट। तो रिड्यूसिंग नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एसओपी। एसओपी का ऑर्डर देखो, एसओपी सबसे कम किसका है बताओ, हाँ, -2.1 वोल्ट, उससे ज्यादा किसका है, -1.5 वोल्ट, उससे ज्यादा किसका है, +1.5 वोल्ट, उससे ज्यादा किसका है, +2.3 वोल्ट, यही है ना। अब ये किसके लिए है, एसआरपी के लिए, मतलब रिड्यूसिंग नेचर, तो मैं इनका देखूंगा। -1.5 वोल्ट, -2.1 वोल्ट किसके लिए दिख रहा है, x माइनस, फिर कौन होगा बताओ,
माइनस 1.5 वोल्ट एसओपी किसके लिए दिख रहा है? वाई माइनस। बताओ प्लस 1.5 वोल्ट एसओपी किसका है? बी का है। किसका है? बी। और बताओ प्लस 2.3 वोल्ट एसओपी किसका है? ए का है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक, तो ये तो 4 चीजें पूछा था, वो तो मैंने बता ही दिया। इसके अलावा अगर ये भी पूछता तो क्या मैं इसे डील कर सकता था? तो इस क्वेश्चन की हेल्प से मैंने सारे क्वेश्चंस आपको डिटेल में समझा दिए। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? ये क्वेश्चन सभी को अच्छे से क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत तो नहीं? जो कंसेप्ट मैंने बताया वही अप्लाई किया हूं? अरे हूं हाँ करो। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट? रिडक्टेंट यानी हमें क्या देखना है? रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? एसओपी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? एसआरपी। तो चलो सबसे पहले एसआरपी के बेसिस पे जमाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के। लेके बांसुरी, काना, मजे से आला, मंजन कर, फिर हाइड्रोजन का क्या था? छापा, यू जी जी टी यू के साथ। तो पहले कौन आएगा? एच जी, फिर कौन आएगा? ए जी, फिर कौन आएगा? ए यू। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे मैंने जमा दिया। अरे हूं हाँ करो। तो ऊपर से नीचे जाने पर एसआरपी बढ़ता है, नीचे से ऊपर जाने पर एसओपी बढ़ता है। एसओपी सबसे ज्यादा किसका है? आयरन का। तो आयरन का एसओपी ज्यादा, तो रिड्यूसिंग एजेंट भी वो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट। क्लियर है? ऑर्डर तो हम कर ही लेंगे। चलो यहां देखो, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम। बोलो बात क्लियर है? लेके बांसुरी, काना, मजे से आला, मंजन, अच्छा मैग्नीशियम भी तो है, एल्यूमिनियम हो गया है ना, आला, सॉरी, लेके बांसुरी, काना, मजे से आला, मन जन कर, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे जमाए। नीचे से ऊपर चढ़ो, मेटल की रिएक्टिविटी, ये लोग तो मेटल है, मेटल की रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है, तो एसओपी ज्यादा किसकी है? मैग्नीशियम। तो आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम। लेके बांसुरी, काना, मजे से आला, मंजन कर, फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। नीचे से ऊपर जाते हैं, एसओपी मैक्सिमम किसका? मैग्नीज का। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होगा? रिडक्टेंट होगा। अब जरा समझना, मेटल से Mn+ बन रहा है, तो ये खुद को कर रहा है ऑक्सीडाइज, तो ये है रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरे को करेगा रिड्यूस, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन Mn+ खुद को रिड्यूस करके मेटल में आएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन खा करके खुद को रिड्यूस करके मेटल में आएगा, खुद को कर रहा है रिड्यूस, तो दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज, तो ये तो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये तो ठहरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हमें तो रिडक्टेंट पूछा, तो ये तो नहीं हो सकता। समझ में आया? ये तो नहीं हो सकता। सिमिलरली बाकी क्वेश्चन को भी कंपेयर कर लेता हूं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपने कैटायनिक फॉर्म में, ये खुद, अच्छा खुद को किस में बदलना पड़ेगा? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना पड़ेगा, तब ये ऑक्सीडेशन एजेंट हो सकते हैं। बोलो बात क्लियर है? रिड्यूसिंग एजेंट हमसे पूछ रहा है, रिड्यूस होने के लिए खुद को क्या करना पड़ेगा? हाँ, खुद को ऑक्सीडाइज। Mg+2 से और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है? नहीं, तो ये तो नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं, ये लोग बच गए, अरे लिथियम है यार, लेके बांसुरी, काना, हाइड्रोजन, फिर सिल्वर लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना ये। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखो Sn+4 के बारे में विचार करते हैं। Sn+4 में टिन अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये बात मैं आपको जब मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट बता रहा था तो बताया था, Sn+2+4 सादा स्टेबल कौन होगा? +4। ठीक है, हायर ऑक्सीड ज्यादा स्टेबल होगा +2, क्योंकि नीचे की तरफ आते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता जाता है। Sn के केस में +2 +4 दोनों स्टेबल होता है, इसमें भी +4 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। इससे और हाई जा सकता है ये और हाई जा सकता है क्या? तो ये खुद को और ऑक्सीडाइज कर सकता है क्या? तो दूसरे को रिड्यूस कर सकता है क्या? नहीं, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट ही नहीं है। अरे ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो बात मैं समझा रहा हूं, आप क्या वो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ये तो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कोई अपने अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो खुद को, एक ही ऑप्शन है उसके बाद, खुद को क्या कर सकता है? रिड्यूस, तो दूसरे को करेगा, तो वो कैसा काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। याद करो, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अपने किस में है वो? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, लिथियम प्लस
ये अपने ऑलरेडी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है यार, एस ब्लॉक वाले मर भी जाएंगे लेकिन सर कटा नहीं सकते, तो ये अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आंसर आएगा क्या, द नन। अगर एक क्वेश्चन में यहां देखो, अगर एक और पेयर में लिखूं Sn+4 Li प्लस Ag प्लस और Sn+2, तो बताओ अब आंसर क्या होगा। देखो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है डेफिनेटली, ये भी Li प्लस है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है डेफिनेटली, Ag प्लस ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है डेफिनेटली, लेकिन Sn+2 के पास ऑप्शन है, ये मिड ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये हाई भी जा सकता है और लो भी आ सकता है। Sn+2 क्योंकि Sn+4 में ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है, तो खुद को करेगा ऑक्सीडाइज तो दूसरे को करेगा रिड्यूस, यानी कि यस Sn+2 इज ऑल्सो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। चार्ज देख के ये मत कर देना कि यहाँ रिडक्शन नहीं होगा, आपकी गाड़ी इसी क्वेश्चन में अटकेगी। और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, होमवर्क क्या यही क्लास में बताओ आप। फ्लोरीन न्यूट्रल है, फ्लोरीन F- में बदलेगा तो खुद को करेगा रिड्यूस तो दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज, तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, अरे यार Cl- Cl2 में बदलेगा, यानी -1 से 0, खुद को कर रहा है ऑक्सीडाइज तो दूसरे को करेगा रिड्यूस, ये रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट में मुझे Cl- और I- के लिए पूछ रहा है, तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी है ना, हमारे पास हेलोजन की रिएक्टिविटी क्या थी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। हेलोजन की रिएक्टिविटी याद कर लो, ये तो मैंने आपको बता दिया था, रिएक्टिविटी या हेलोजन किस नेचर के होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ X2। किसका सबसे कम होगा बताओ, बोलो। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे ना फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, बोलो है, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि रिड्यूसिंग नेचर ऑफ X-, तो जो गुड ऑक्सीडाइजर है उसका क्या होगा, बैड, तो F- से ज्यादा कौन होगा, Cl-, Cl- से ज्यादा Br-, Br- से ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर कौन रखेगा, I-, तो डेफिनेटली आंसर क्या जाएगा, डी। क्या ये पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होता है, एक एक बात समझ में आती है। ये वाला पेयर भी आपको समझ में आया कि अगर Sn+2 दिया रहा है तो क्या करना है। मैं चाहूंगा इसका आप लोग फोटो खींच लो और अच्छे से ग्रुप में डाल देना इसको, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में और देखने वाले, और इसी के साथ ही ये वाला आर्टिकल हमारा समाप्त होता है। थैंक यू। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर, जो भी चाहिए ले लेना।